नमस्कार, मुकाबला में स्वागत है आपका। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे विपक्ष की। अब आप सोचेंगे ये और चैनल कम थे जो विपक्ष के बारे में बात कर रहे थे, जो अब हम भी चालू हो गए। नहीं, विपक्ष के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन किस तरीके से बात करेंगे वो हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, सीधी सी बात है, जो कोई भी कभी भी ये मान ले कि विपक्षहीन राजनीति हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता। जब जब जो ऐसा सोचेगा तो विपक्ष अंदर से ही पैदा हो जाएगा, जैसे कि यूपी में हुआ, जैसे कि कर्नाटक में हुआ, जैसे कि पंजाब में हुआ, आप सब ने देखा है। तो विपक्ष तो है किसी न किसी रूप से। लेकिन आज जिस बारे में बात हम कर रहे हैं वो है पूरे पिछले हफ्ते ये जो मीटिंग पे मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी, जो कि अभी एकदम ताजा ताजा नरेंद्र मोदी को हरा करके एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, वो अब अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को उम्मीद और आशा देने के लिए दिल्ली आई। एक हफ्ते तक रही, कई लोगों से मिली, कांग्रेस की अध्यक्षा से भी मिली, राहुल गांधी से मिली और नेताओं से मिली। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि ये किस किस्म के विपक्ष की कल्पना की जा रही है। अभी वो बड़ा ग्रे मैटर है। किसी को नहीं मालूम कि ये विपक्ष बनेगा कैसे, इसमें कौन कौन साथ होगा, इसका नेता कौन होगा। देखिए, होता क्या है, यहीं आकर के हमेशा पेंच फंस जाता है कि विपक्ष संगठित नहीं हो पाता। इसके लिए पॉलिटिकल साइंस में अंग्रेजी में एक बात भी है जिसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। तो क्या वो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी ममता बनर्जी बना सकती हैं या नहीं? तो मुकाबला में आज हमारा सीधा प्रश्न, दीदी के दिल्ली दर्शन से क्या बदलेगी विपक्ष की सूरत। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के सारे मेहमानों का। महेश वर्मा हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। प्रोफेसर गीता भट्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके विचार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, जिनके खुद कहते हैं उनके दिल में कांग्रेस बसती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा, क्योंकि आप ही की जो नेता हैं वो इसका नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि वो हम बाद में चर्चा करेंगे। शो का फॉर्मेट है, सब लोगों को एक एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य रखने का समय मिलेगा। तो प्रोफेसर मिश्रा, हम आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, ममता बंदोपाध्याय जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। बंगाल देश का अन्यतम बड़ा राज्य है। वो 7 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। 3 अलग अलग मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। और आज तक जाहिर है, सारे देश को पता है, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा बुलंद आवाज ममता बंदोपाध्याय जी का है। पर साथ ही साथ हमारे देश में जितने विरोधी राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी और आरएसएस का विरोध करना चाहते हैं, और देश में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अब खतरे में आ गई है, और देश की अर्थव्यवस्था जो बेहाल दशा में आ गई है, इसको जो लोग सुधार करना चाहते हैं वो सब कोई आज एकत्रित हो। तो इसके लिए ममता बनर्जी जी ने पहल रखी है। इसमें सभी की भागीदारी रहेगी। और प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा, आपका 1 मिनट खत्म हो गया। खिलाफ मुहिम महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी महेश वर्मा जी, धन्यवाद संकेत जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजनीति में आज की जो ज़रूरत है उसको समझे बगैर, उसको जाने बगैर, उससे जुड़े बगैर आज आप राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बीज बो दिया इस देश में कि इस देश में जब तक देश के बारे में और देशवासियों के बारे में, यानी विकास और राष्ट्रीयता की सोच से परे इस तरह की कोई भी कवायद जो आज ममता जी कर रही हैं, ये जो राजनीतिक स्टंट है, मैं इसको राजनीतिक स्टंट इसलिए करार देता हूँ कि आज की डेट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आज इस देश में मोदी को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना को आईना दिखाने की ज़रूरत है। तो ये जिस प्रकार से उनकी ये एक उन्होंने अभी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस तरह से उन्होंने एक संदेश देना चाहा,
मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी तरह से हमारी राष्ट्रीय जरूरत पूरी होती है। जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पे उस क्षितिज पे उनकी कोई जगह बनेगी, और ऐसे भी वो कोई रिलायबल पॉलिटिकल फिगर कभी रही नहीं जी। तो ये मैं अपने दूसरे फेज में जो ठीक मैं है। बताना जरूर चाहूंगा कि ये ठीक है, इसके मैं पीछे हाँ मेरा बिल्कुल तर्क क्या है। बिल्कुल, आप अपनी बात आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। तहसीन पूनावाला जी, आपका 1 मिनट। हमेशा ये कहा जाता है कि इट इज मोदी वर्सेस ऑल, लेकिन मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि खुद भाजपा इस वक्त एनडीए में 28-29 पार्टियों के साथ एक अलायंस में है। तो जब मोदी जी अलायंस कर सकते तो विपक्ष अलायंस क्यों नहीं कर सकता है? दरअसल बात क्या है, मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं। इस मुल्क के आईन संविधान को बचाना है, इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाना है, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बचाना है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें विजन दिया था उस विजन को आगे ले जाना है। कोविड से इस मुल्क को बचाना, और कोविड को इस मुल्क में किसने एनकरेज किया? वो व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में जाकर दीदी चिल्ला रहे थे और कोविड के सेकेंड वेव पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें भाजपा को यहां से भगाना होगा राजनीतिक तौर से, और इसीलिए सभी विपक्षी दल और सभी पेट्रियट्स को एक होकर भाजपा को चुनाव में हराना होगा। और दूसरी बात है कि मेन चीजें हम देख रहे हैं किस तरह से संस्थाएं कमजोर हो रही है, तो संस्थाओं को मजबूत करने का काम विपक्ष करेगी, यूनाइटेड विपक्ष करेगा। ठीक है, प्रोफेसर भट्ट जी। संकेत जी, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व वो होता है जो अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा दे सके। अब ममता जी दिल्ली जरूर आई हैं, ममता दीदी, और उन्होंने जिस प्रकार की प्रेरणा वो दूसरों को देती हैं, बात करी यहाँ आकर कि लोकतंत्र को जीवित रखना है, लेकिन विडंबना देखिए संकेत जी कि जिस प्रकार से 2 मई के बाद जो लोकतंत्र का जिस प्रकार से जो है हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार का वहाँ जहाँ हिंसा का वहाँ नंगा नाच हुआ, हाहाकार हुआ। अब हालत यह है कि पिता के सामने बेटी का बलात्कार बुर्दवान में हो रहा है, कहा जा रहा है कि हमें हिंदू लड़कियां चाहिए। तो जिस प्रकार का लोकतंत्र का उदाहरण ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में दिया है पश्चिम बंगाल में, वो तो सभी के सम्मुख है। और वो दिल्ली, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और हर मुख्यमंत्री के अंदर ये इच्छा जागृत हो सकती है कि भाई हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है। और वो दिल्ली आ सकती हैं, क्योंकि ये कलकत्ता तो है नहीं कि वहां कोई विपक्ष का नेता जाए तो उसके जो कैवलकेड है उसके ऊपर पत्थर पड़ने शुरू हो जाए, या गृह मंत्री को धमकी दी जाए सदुकुल्ला चौधरी के द्वारा कि हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है प्रोफेसर भट्ट साहब, आपका 1 मिनट भी खत्म हो गया। आप सब लोगों ने अपना शुरुआती वक्तव्य रख दिया है। सवाल मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल समझना और जानना बहुत जरूरी है। एक विपक्ष को एकजुट करने का एक प्रयास है ममता बनर्जी द्वारा। सवाल एकदम सिंपल है कि दीदी दिल्ली आई, लेकिन ये जो विपक्ष की दूरी है उसको एक साथ कर पाएंगी या नहीं, विपक्ष एक साथ हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा, उसमें कितना कारगर सिद्ध होंगी। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब कोई फ्रंट बनाया जा रहा है, कई फ्रंट बने। कांग्रेस उसमें अपने आप को किस तरीके से देखता है, टीएमसी क्या भाग निभाएगा, एनसीपी क्या भाग निभाएगा, और क्या सब एक साथ मिलकर के काम कर पाएंगे और एक महागठबंधन बन सकता है। शुरुआत में हमने देखा था उसमें कुछ लाभ जरूर हुआ था बिहार में, लेकिन बाद में महागठबंधन बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध हो ऐसा साबित नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या है ये रणनीति, इसमें प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभा रहे हैं, बहुत जरूरी कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे एक बहस द्वारा। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मुकाबला में। अब मैं प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए कि हम मान लेते हैं कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ये पहला प्रयास नहीं है, लेकिन इस बार ये प्रयास ममता बनर्जी कर रही हैं। उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान ही एक चिट्ठी इस तरीके की लिख दी थी, लेकिन उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं ड्राइवर सीट पर बैठूंगी या मैं एक अहम भूमिका निभाऊंगी, वो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो प्रारूप क्या होगा प्रोफेसर मिश्रा, पता तो चले कि क्या चाहते क्या हैं।
पहले तो दृढ़ निश्चय करना होगा और इसी की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। यह बात जरूर है जो अभी करीबन 3 साल बाकी है, पर जैसे कि ममता बनर्जी जी ने कहा है, तो अभी से हमें इसके लिए परिकल्पना करने की जरूरत है। और एक बार जब बात शुरू होती है तो उसके बाद जो पॉजिटिव एजेंडा होगा या किन किन बिंदुओं को सामने लेकर हम लोग चलेंगे, इसके बारे में भी सहमति बनने की जरूरत होगी और वो भी होगा। और दूसरी बात यह है जो सारे देश में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसलिए जैसा आप कह रहे थे, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, मजबूत दिखनी चाहिए, और इसी लिए यह प्रयास है। और तीसरी बात, जहां तक क्या हो सकता है और काफी सारी अटकलें लगाई जाती है जो कौन नेतृत्व देगा, मैं समझता हूं कि ये हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ये सब मुसीबतें और ये सब प्रश्न पीछे चले जाएंगे, क्योंकि देश में आज जो जरूरत है उस जरूरत की नहीं, ये प्रोफेसर मिश्रा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए छोटे छोटे ही रूप में, लेकिन कई बार इस तरीके के प्रयास किए गए हैं, कई बार सफल हुए हैं लेकिन कभी नहीं हुए हैं। बिहार 2015 में सफल हुआ, लेकिन 2017 यूपी में फेल कर गया, 2019 उत्तर प्रदेश में फेल कर गया, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। 2019 से पहले भी लोकसभा में भी हमने देखा कि बहुत कोशिश की गई कि सब लोग साथ आ जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसका मेन कारण यही था कि जितने राजनीतिक दल उतने तर्क उतनी बातें। तो ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या कॉमन एजेंडा, यही बनाना जो है वो हमेशा से एक विपक्ष की जद्दोजहद रही है। इस बार ऐसा क्या अलग है जो पहले नहीं हुआ? मैं थोड़ा जवाब दे दूं। आपकी बात सही है, काफी सारे प्रयास हुए, असफल भी रहे, और यह बात भी सही है जो काफी सारे प्रयास किंतु सफल भी रहे। तो 1977 साल में जनता दल का एक्सपेरिमेंट हो या बाद में काफी सारे सरकारें भी चली है। यूपीए के फर्स्ट टर्म में वामपंथी दलों के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूपीए का हो चुका है। यहाँ पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट 6-7 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ चलती थी। तो ये बात आपकी सही है, जो काफी सारी दिक्कतें हैं, किन दिक्कतों का जरूर निवारण होगा। और आज देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो लोकतंत्र को बचाना, अर्थव्यवस्था को बचाना, परराष्ट्र नीति को, विदेश नीति को और मजबूती प्रदान करना, और सामाजिक संगति को और सेकुलरिज्म को कामयाब बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना। तो इस बारे में सारे विपक्षी दल करीबन एक मत है। नेतृत्व का सवाल बाद में अवश्य ठीक किया जाएगा, पर यह अभी जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जी ने कहा है जो वो खुद एक वर्कर की तरह जिस सवाल को आप बाद में कह रहे हैं वही मुख्य मुद्दा बन करके भी सामने आ जाता रहा है, इतिहास में भी आ जा चुका है और अभी भी आएगा। हाँ, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। विपक्ष के सभी दलों को ये लगे कि भाई, इसीलिए ममता जी ने कहा है जो मैं वर्कर की हैसियत से ही काम करना चाहूंगा। ठीक है। महेश वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना अभी प्रोफेसर मिश्रा, इससे हमें एक क्लियर आइडिया मिला कि क्या चल क्या रहा है तृणमूल कांग्रेस के दिमाग में। और जाहिर सी बात है, ये पहली बार नहीं आई हैं और आखिरी बार भी नहीं आएंगी, बार बार आती रहेंगी, और लगातार एक प्रयास यही होगा कि विपक्ष एकता बनती चली जाए। क्या गलत है अगर विपक्ष एकता बने, महेश वर्मा जी? संकेत जी, और क्या गलत है कि अगर वो एकजुट होकर के सरकार से सवाल पूछे और सरकार को हराने की इच्छा रखे? इसमें गलत क्या है? सवाल विपक्ष की एकता और मजबूती की अगर बात करनी है इनको, तो ये ममता दीदी के दर्शन से ये काम नहीं चलेगा। ये तो जनता की जो जरूरत है, आज जो देश की जरूरत है, उनकी तुष्टीकरण की नीति की वजह से उनको राष्ट्रीय पहचान नहीं मिलेगी। एक वर्ग विशेष को खुश करने की उनकी जो कवायद है, उससे उनको कुछ हासिल नहीं होना है। मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपकी पार्टी पर लगाती हैं? नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि वो राजनीति के ऐसी भस्मासुर हैं कि उन्होंने उस पार्टी को खत्म किया जिसने उनको जन्म दिया। कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया पश्चिम बंगाल। आज वो जिस पार्टी के साथ जुड़ती है, वो हमारे साथ भी रही है, और उन्होंने ऐसे टाइम में धोखा दिया है जब हमें लग नहीं रहा था कि आते वक्त तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, और जब उन्होंने वो समय चुना कि जब देश की जरूरत थी, हम विकास के रास्ते पे जब देश नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं?
आप कहना क्या चाहते हैं कि वो अनरिलायबल हैं, कि उन पर भरोसा ना करें विपक्षी दल, कि वो धोखा दे देंगी? आप स्पष्ट होकर के बोलिए। वो राजनीति की भस्मासुर हैं। वो तो जो मैंने आपको कहा ना कि वो ऐसी व्यक्तित्व हैं कि जो जिसने जन्म दिया उसी का उन्होंने खात्मा पहले किया। आज कांग्रेस का क्या वजूद है? आज पश्चिम बंगाल में उन्होंने किसको खत्म, हम 3 से 73 हुए, कांग्रेस कहाँ रह गई? एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज जरूरत क्या है? आज मोदी को हराने की जरूरत है क्या? आज कोरोना के हराने की जरूरत है। आज मुद्दा विपक्ष कैसे जुड़ेगा? विपक्ष जो है जनता की जरूरत और उन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो ये ममता नहीं, लेकिन अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से और विपक्ष का ये मानना है कि कोरोना की जड़ सरकार है या सरकार की खराब नीति है और इसके चलते 2024 में चुनाव लड़ करके इस सरकार को हराना है, तो ये उनका राजनीतिक अधिकार है। मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर वो इस तरीके से राजनीतिक अधिकार, आप बंगाल का चुनाव क्या सोच करके लड़े? हारने के लिए थोड़ी लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे। नहीं, हम हमारी हार और जीत की बात जहां तक है उसका एनालिसिस हम किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल में ममता जी जो है, हाँ। जिस दमखम पर चुनाव लड़ने आ रही है, मैंने आपसे क्या कहा, आखिर में आज क्या जरूरत है? आज इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर हम ये कह दें कि इनकी उपस्थिति से या इनकी ये राजनीतिक धमक से, मैं धमक कहता हूँ, इस राजनीतिक धमक से वो क्या संदेश देना चाहती है? कौन सा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में इनकी क्या हैसियत है जो ये वहां जाके कहेंगे कि भाई हम आ गए हैं और इसलिए? और ये ऐसा क्या आज कर गई? प्रधानमंत्री से मिलके इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक शब्द अगर ये बोल देती तो कितना बड़ा देशवासियों को अच्छा लगता, कितना सुकून भरी बात होती कि भाई प्रधानमंत्री ने जो थर्ड वेव की जो तैयारी करी है उसमें हम सभी को मदद करनी चाहिए, हम सबको साथ मिलना चाहिए। ये सड़क पे तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि महंगाई है, आर्थिक तंगहाली है, दुश्वारी है। ये लोग आपको कहीं पार्लियामेंट में बोलते नजर आते हैं? ये कहीं दिखाई देते हैं? तो ये जनहित के मुद्दों से अछूते होके ये कैसे विपक्ष को मजबूत करने का, ये कौन सा एक ही इनके पास, एक ही इनके सर्कस में सिर्फ एक ही तीर है और वो है एक वर्ग विशेष को खुश रखना। और बहुत जल्दी जो है आपको मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप मुझे बताइए, देखिए एक सेकंड, ये सब तो बात की बातें हैं। विपक्षी एकता तब होगी जब लोग एकजुट हों, एक मंच पर हों, एक मंच से एक सुर में बोलें, ठीक है? अगर इस तरीके का कोई मंच बनाना है, ममता बनर्जी सबसे मिल रही हैं, एक प्रयास शुरू किया, हम ये भी मानने को तैयार हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर के बहुत बार बात हुई है। कांग्रेस किस किस्म की भूमिका निभाएगी? कांग्रेस पार्टी उसमें क्या मेन लीड लेगी या पीछे से सपोर्ट करेगी? ये कभी क्लियर नहीं हो पाता। विपक्षी एकता में हमेशा कांग्रेस कहां जाएगी उस पर ही केंद्रित रहता है और फिर उसके बाद कांग्रेस छिटक जाती है और हम देखते हैं कि विपक्षी दल अपना अपना कुछ करते हैं। आप क्या मानते हैं तहसीन पूनावाला कि आज की डेट में देश में विपक्ष मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा निर्धारित है या नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने संकेत जी। मैं इसका उत्तर देने से पहले महेश जी का एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। क्या जरूरत है सबको एक होने की? ये जो चुनाव है, ये चुनाव वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये चुनाव, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा था, इस मुल्क बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान और आइन को बचाने का चुनाव है और इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इसलिए बहुत अहम है। ये 135 करोड़ भारतीय वर्सेस बीजेपी और आरएसएस होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और उसका उत्तर देकर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। क्योंकि पहली बार संकेत जी 45 वर्षों में भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। पहली बार 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और प्रधानमंत्री के पास ये डेटा नहीं कि लोग पकोड़े भी कितने पका रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि आसाम और मणिपुर के बीच में जी, मैं अगर एक बार के लिए मान लूं, ये तो आर्गुमेंट का इशू नहीं है, वो मेरे डिबेट का भी इशू नहीं है कि क्यों विपक्ष एकजुट हो। हमारा पॉइंट ये है कि एकजुट होगा कैसे, क्योंकि पिछले प्रयासों में एकजुट होता देखा नहीं। सवाल ये इसका जवाब मैं उस पे आ रहा हूं क्योंकि ये बात नहीं करने देते। सवाल ये है कि आज आसाम के मुख्यमंत्री कहते कि मैं बॉर्डर पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात कर दूंगा और आसाम के भारतीय एक दूसरे प्रदेश में, एक दूसरे सूबे में नहीं जा सकते, तो दूसरे सूबे में मुख्यमंत्री पे एफआईआर हो जाता है। एक मिनट, हम मान लेते हैं, दर्शकों को सुनने अभी इस वक्त हम मान के चल रहे हैं कि विपक्षी एकता की जरूरत है,
सर, पर मेरी एकता बात होगी आपके- कैसे? सर, जो आपके- मुख्य सर, आपके मुद्दे दर्शकों हैं को जो हमने सुनने दीजिए देखा ना। है। सर, आपके दर्शकों को सुनने हाँ, दीजिए देश तहसीन की वर्तमान स्थिति क्या है। नहीं, सुनने मेरे दीजिए पास अपने समय दर्शकों कम है, को। इस वजह से मैं मुख्य इसलिए मुद्दे मैं पर बता आ रहा रहा हूं। जब ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या जरूरत है, जरूरत ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी के चलते हुए सारे संवैधानिक संस्थाओं पर जासूसी हुई है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया के आपके अरे यार, साथी हो। आप तहसीन तो जी जो ये- उनका सवाल है उसका जवाब सर, दीजिए। सर, आप अगर आप एंकर बोलोगे आपने एक पार्लियामेंट में तो सेकंड, मेरे एक अधिकार ले लिए, हाँ। आपने पार्लियामेंट में तो मेरे अधिकार ले लिए, आप चैनल पे भी ले रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना सर। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, बोलने दीजिए मुझे। जब मैं पार्लियामेंट्री में आईटी सेक्रेटरी को समन करता हूं, जब मैं होम सेक्रेटरी को समन करता हूं, तो पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि आईटी सेक्रेटरी की हिम्मत होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट करते हुए ना आए। ये तो आप लोगों ने नया भारत बनाया है कि वो एमपीज को इंसल्ट करते। तो सर छोड़ दीजिए, मैं आता हूं कि अब हम एक कैसे हो गए सर। एक 195 सीट्स पे मेरा मुकाबला डायरेक्टली बीजेपी के साथ है, डायरेक्ट मुकाबला है बीजेपी के साथ, और मैं जानता हूं कि उन 195 सीट्स पे गेम बदलने वाली है और मैं कम से कम 140 से 150 सीट वहां पर जीतने वाला हूं। जहां तक सवाल है बाकी विपक्ष का एक होने, हमारा एक होना इसलिए जरूरी है ताकि बाकी सूबों में हमारा वोट ना बटे। हमारा एक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा स्ट्रेटेजी है, और हम हॉर्सेस फॉर कॉसेस करते, जो एक मुहावरा है, राइट टाइम पर तो ये राइट पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? पूनावाला जी, मेरा सवाल आपके इतने लंबे बोलने के बाद मेरा सवाल वहीं रहा है, ये होगा कैसे? क्योंकि जो मुख्य बिंदु रहे हैं जिस पर ये टूट जाता है वो कैसे आप एड्रेस करेंगे? आपको लगता है इस बार वो एड्रेस हो जाएगा? 100% सर, क्योंकि इस बार की लड़ाई आजादी की लड़ाई की जितनी महत्वपूर्ण है। जो लोग अंग्रेजों के गुलाम और चाटुकार थे उनको सत्ता से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। तो ये जो 2024 की लड़ाई कोई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। तो इसमें मुख्य भूमिका होगी कांग्रेस की, वो उस वक्त की तरह आगे रोल निभाएगी, लेकिन बाकी सारे लोग एक होकर हम इस अंग्रेजों की चाटुकार सरकार को बाहर निकालेंगे। तो आपका ये कहना है कि मुख्य रोल कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इजरायली कंपनी को डिफेंड करते, उस कंपनी को जो हमारी महिलाओं को रिकॉर्ड करती है, उस कंपनी को डिफेंड करने वाली सरकार को तो आपका ये कहना है तहसीन, मुख्य रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी निभाएगी? नहीं सर, मैं कह रहा हूं मुख्य बने या ना बने, मैं कह रहा हूं सर 195 सीट्स पे मेरा डायरेक्ट फाइट है बीजेपी के साथ, 1-on-1। उसमें मुझे अपना रोल निभाना है। बाकी हर सीट पर, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल पे, मुझे एडजस्ट करना है। ये मैं भी प्रैग्मेटिक हूं, वे भी प्रैग्मेटिक है, लेकिन 195 सीट पे मेरा डायरेक्ट जल्दी फाइट से, है। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर भट्ट के पास जाऊं, मैं एक और सवाल मैं पूछ दूं आपसे। बिहार का उदाहरण लेते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कम से कम, आप मेरे फिगर्स को चैलेंज कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी रिटर्न में नहीं है, तो हो सकता है अप डाउन हो जाए। 70 सीटें आप लोगों ने ली कि हम 70 पर लड़ेंगे, लेकिन उसमें से आपका स्ट्राइक रेट जो कितना था? कम था। अगर आपको कुछ आइडिया हो, आपका स्ट्राइक रेट आधे से भी कम था। बिल्कुल। तो आप ले तो बहुत सारा लेते हैं कि हम जो है वो मुख्य रोल निभाएंगे, लेकिन उसके बाद डिलीवरी बहुत कम होती है। और ये जो और घटक दल हैं उनको ये लगता है कांग्रेस ले तो बहुत कुछ लेता है बड़ा भाई बन के, लेकिन उसके बाद फिर डिलीवर नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप तेजस्वी से भी ये प्रश्न का उत्तर लीजिए। कांग्रेस 70 ने 80 पर लड़ना चाहिए था, और हम जिन सीटों पर लड़े वो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीटें थी। देखिए, एक है कि स्टेट इलेक्शंस में हमें हमारी पार्टी को मजबूत जीते तो नहीं सर, ठीक है, मैं आपसे वही बता रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। मेरी डुअल स्ट्रेटेजी है, मुझे अपने स्टेट लेवल पे भी, अगर आप जीत जाते आपकी सरकार बन जाती बिहार में। बिल्कुल, अगर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से स्नूपिंग करते, इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो मेरे कैंडिडेट जीते उन्हें डिक्लेयर करने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो ममता जी के साथ हुआ, जीतने के बाद लास्ट मिनट पे बैलेट वोट लाए, तो हम ये लड़ाई इसीलिए कह रहे हैं, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, ये देश के संस्थाओं को बचाने का चुनाव। चलो मेरा छोड़ दीजिए, ममता जी का बोलिए सर, वो जीत गई चुनाव ईवीएम में, उसके बाद बैलेट निकाला गया। सर, आप तो इतने एक्सपीरियंस पत्रकार है, कभी बैलेट बाद में काउंटिंग होता है? बैलेट कहां से आया, उसको चैलेंज किया ना ममता जी ने। ये जो संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये आंबेडकर की लड़ाई है। पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस मुख्य भूमिका ही निभाएगी, क्योंकि करीब 190 ऐसी सीटें हैं जहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी और लड़ सकती है, और सब लोगों को साथ में लेकर के लड़ेंगे तो हो सकता है कि चुनावी युद्ध में कारगर सिद्ध हो।
मैं आपके पास आना चाहता हूँ प्रोफेसर भट्ट। टीएमसी होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, कॉसेस फॉर कॉसेस होगा, इसको आप क्लैरिफाई कर दें। सामने देखिए, हाँ, समझ गया। वर्चस्व की जो चुनौती है वो अभी सामने आ गई, क्योंकि अभी तो ममता दीदी की बात हो रही थी कि वो उनके एक तरह से नेतृत्व में इकट्ठा होगा सारा विपक्ष, लेकिन अब कांग्रेस की बात आ गई। दूसरी बात नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला है। मैं एक सेकंड ऑन रिकॉर्ड, प्रोफेसर भट्ट ऑन रिकॉर्ड में ये चीज बता दूं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला है। अपने वक्तव्य में उन्होंने ऐसी कोई बात कभी नहीं बोली है कि मैं मेन बनूंगी। नहीं, उन्होंने जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है। खैर, वही बात आ गई कि 2019 का जो चुनाव था उससे लगभग 10 या 11 महीने पहले जब कर्नाटका का चुनाव हुआ, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, तो वहां भी हमने ये नजारे देखे थे कि 2000 अगले साल का 2019 का जो चुनाव है उसमें सब लोग हाथ पकड़ के इकट्ठे खड़े थे। वही हमने कलकत्ता में भी देखा था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आया 2019 का, तब क्या हुआ ये भी हम सब ने देखा है। अब बिल्कुल एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन दिक्कत यह है संकेत जी कि विपक्ष की ये जो सारे दल हैं वो इकट्ठे होकर आपस में एकजुट तभी हो सकेंगे जब ये सैद्धांतिक विषयों पर खड़े रहेंगे। जनता इनको गंभीरता से तभी लेगी। पर विषय यह है कि ये सैद्धांतिक विषयों पे एक साथ नहीं आ रहे हैं। इनकी अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो इनको आपस में जोड़ने का जो प्रयास है, इसीलिए ये बार बार फेल हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़ नहीं सकते। अभी बता रहे हैं, वो अपनी सैद्धांतिक बात बता रहे हैं कि हमें संविधान को बचाना है। ये उनका कॉमन मिनिमम ग्राउंड है, बिल्कुल, कि हमें संविधान को बचाना है और ये हमारी कॉमन फिलॉसफी है। संविधान को बचाने की बात वो कर रहे हैं जिसको गोलवलकर ने अशुभ कहा। पार्टी जब सरकार में थी, जो 50 साल से ज्यादा जिन्होंने भारतवर्ष में सरकार को चलाया, उस समय अगर ये संविधान को बचाने के इनके प्रयासों के उदाहरण अगर यहाँ दिए जाने लगे तो आपके कार्यक्रम का समय बहुत कम पड़ जाएगा। ये आप भी जानते हैं किस प्रकार से, चाहे वह इमरजेंसी का समय हो, चाहे जिस प्रकार से सरकारों को गिराया गया, जबरदस्ती गिराया गया, बहुत से उदाहरण है। 2006 में झारखंड में ऐसा हुआ। इन सब को देखकर अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये बात, मैं तो एक ही चीज जानता हूं प्रोफेसर भट्ट कि उस समय जिसका आप इमरजेंसी का जिक्र कर रही हैं, उस समय भी विपक्षी एकता हुई, जनता दल मूवमेंट हुआ और उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी हार गईं और तब भी वो जो तमाम इंटरव्यू देती थी उसमें एक ही बात बोलती थी। सैद्धांतिक रूप से सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई थी। इसी कारण था कि इंदिरा गांधी को जो अल्टीमेटली उन्हें झुकना पड़ा था। परंतु आज 2-2.5 साल बाद क्या हुआ? उस समय इंदिरा गांधी, वही मैं यही बोलना चाह रहा हूं, उस समय इंदिरा गांधी का यही कहना था कि ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है और ये टूट जाएगा, देखिए, और वो टूट गया। समाज ठीक इसी तरीके की बात आज की डेट में बीजेपी कह रही है कि ये विपक्षी दल साथ आ जाएंगे, लेकिन साथ अगर इनका आके मकसद सिर्फ ये हो कि मोदी हरा दो तो वो काफी नहीं होगा, क्योंकि ये टूट जाएंगे। देखिए, जो तो जो 77 में हुआ, आपको लगता है 2024 में भी वही होगा? संकेत जी, अगर आप देखें कि जितने भी दल हैं सारे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे और भी हो, वाईआरएस कांग्रेस हो, ये सब जो है ये क्षेत्रीय दल है। एक जो पैन इंडिया प्रेजेंस जो अगर किसी राजनीतिक दल का अगर है, क्योंकि आज के डेट में आप देखें तो कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय दल की तरह ही काम कर रहा है। उनकी आपस में जो लड़ाई है वो सभी के सम्मुख है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक ये विपक्ष की एकता को लेकर जो बात हो रही है उसमें वो एक बड़ी, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि आपस में सच में जुड़ भी पाएंगे। नहीं, क्लैरिटी तो वो खुद कह रहे हैं, अभी उन्होंने शुरू किया है, अभी आप क्लैरिटी मांग लें। हम तो यही सवाल उनसे भी पूछना चाह रहे हैं ताकि हमको भी वो क्लैरिटी मिले, क्योंकि अगर ऐसा प्रयास हो रहा है तो प्रयास अपने आप में उसको नकार देना ठीक नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, सीधी सी बात, विपक्ष को ममता बनर्जी से इसी प्रकार बाकी भी राजनीतिक बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं जो बसपा सपा के, वो भी उनसे नहीं मिले, बीजेडी के भी कोई नेता उनसे नहीं मिले, वाईआरएस कांग्रेस के भी नहीं मिले। प्रोफेसर मिश्रा, इसका जवाब दे दीजिए। क्षेत्रीय दल है, कैसी विपक्षी एकता जिसमें सब लोग नहीं मिले? संकेत जी, देखिए, तो आप कब मानेंगी जब एक बहुत ही बड़ा सा एक आयोजन हो जिसमें सारे ये लोग एक साथ 51-52 में 25-30 साल के बाद उनको सफलता मिली थी जनता दल के एक टुकड़े के हिसाब से। वो पार्टी वो भी बिखर गई। बीजेपी को खुद ध्यान में रखना चाहिए जो 1984 साल के इलेक्शन में इनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। भारतवर्ष के काफी सारे प्रदेश हैं
यहाँ पर बीजेपी का कभी भी खाता भी नहीं खुला। केरल में खाता खुला था 2016 में, 2021 में वो गायब भी हो गया। तो इसीलिए आज आज जो बातें कही जा रही है बीजेपी आरएसएस के पक्ष में, उसके पीछे बहुत ज्यादा कोई लॉजिक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कहा है जो ये प्रयास जारी रहेगा, प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यहाँ आज जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके है, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में आरजेडी है, बिहार में काफी सारी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टी की इकाई है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। तो विपक्ष का जो रीजनलाइजेशन है वो किंतु काफी मजबूत है। तो इसलिए जिनको लगता है जो एकता नहीं बन पाएगी, उनको शायद कुछ गलतफहमियां हैं। और आज आपकी इस चैनल में आपको एक बात बता दूं, अब मैं एक काफी इसमें ऑब्जेक्शन ले रहा हूं, जो ये गीता भट्ट जी ने कहा जो हिंदू लड़की का ये इस तरह से रेप हुआ है, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, ऐसा कोई जिक्र कभी नहीं हुआ है। और वो यदि अपने बात पर अड़ जाती है, फिर से एक बार बोलती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ जी इनके खिलाफ हम लोग केस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहुत भ्रामक बात इन्होंने कही है। और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये इनको ये इस तरह की बात कह के एक्चुअली यहाँ पर कम्युनल भड़कावा देने की कोशिश कर रही है। ये मैं समझता हूँ जो बीजेपी के भी किसी लीडर ने इस तरह की बात नहीं की है। राजनीतिक हिंसा की बात हुई है, उस पर हम तर्क करेंगे। हाईकोर्ट में क्योंकि ये मुद्दे से हट रहा है, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया इस पर, बोले पर आपने बोल दिया। मैं इस बात को यही खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि हम फिर अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। आप मिसयूटिलाइज कर रही हैं और ये करना ठीक नहीं। आपने उस पर अपना भी स्पष्टीकरण दे दिया, तो दोनों तरफ की बात हो गई है। मैं इसलिए इस पर और आगे नहीं जाना चाहता। और ये बात गलत हमारी डिबेट जो है वो डिटेल हो जाएगी। इन्होंने ये गलत बात कही है, बहुत गंदी बात कही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना चाहते हैं, तो आपने पढ़ी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना चाहते हैं क्योंकि ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुकाबला जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीटीवी। ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजनीति में आज की जो ज़रूरत है उसको समझे बगैर, उसको जाने बगैर, उससे जुड़े बगैर आज आप राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बीज बो दिया इस देश में कि इस देश में जब तक देश के बारे में और देशवासियों के बारे में यानी विकास और राष्ट्रीयता की सोच से परे इस तरह की कोई भी कवायद जो आज ममता जी कर रही हैं, ये जो राजनीतिक स्टंट है, मैं इसको राजनीतिक स्टंट इसलिए करार देता हूँ कि आज की डेट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आज इस देश में मोदी को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना को आईना दिखाने की ज़रूरत है। तो ये जिस प्रकार से उनकी ये एक उन्होंने अभी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस तरह से उन्होंने एक संदेश देना चाहा, मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी तरह से हमारी राष्ट्रीय जरूरत पूरी होती है। जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पे उस क्षितिज पे उनकी कोई जगह बनेगी। आज देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो लोकतंत्र को बचाना, अर्थव्यवस्था को बचाना, परराष्ट्र नीति को, विदेश नीति को और मजबूती प्रदान करना और सामाजिक संगति को और सेकुलरिज्म को कामयाब बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना। तो इस बारे में सारे विपक्षी दल करीबन एक मत है। नेतृत्व का सवाल बाद में अवश्य ठीक किया जाएगा, पर यह अभी जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जी ने कहा है जो वो खुद एक वर्कर की तरह जिस सवाल को आप बाद में कह रहे हैं वही मुख्य मुद्दा बनकर के भी सामने आ जाता रहा है, इतिहास में भी आ जा चुका है और अभी भी आएगा।